नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ड्रोन तकनीक में कृषि में आया है बदलाव। दिल्ली स्थित पूसा में क्रॉप और PQMS पोर्टल किया लॉन्च। PQMS पोर्टल के जरिए किसानों को कीटनाशकों के संतुलित उपयोग की मिलेगी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर। पीएम मोदी मंगलवार को बनासकांठा के दियोदर में 600 करोड़ रुपए से बने डेयरी परिसर और आलू प्रसंस्करण संयंत्र को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 5 साल के शोध के बाद पराली के विकल्प के तौर पर तैयार किया पूसा डिकम्पोजर। जमीन से 7 अलग अलग फफूंदों से तैयार किया गया इजाद। डिकम्पोजर जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का है माध्यम। बिहार सरकार ने MSP पर गेहूं खरीद के लिए दिशा निर्देश किए जारी। 20 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की MSP पर खरीद। समर्थन मूल्य पर एक किसान अधिकतम बेच सकेगा 150 क्विंटल गेहूं। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्लांट क्वारंटीन मैनेजमेंट सिस्टम PQMS और कंप्रेहेंसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड क्रॉप पोर्टल लॉन्च किया। इससे कीटनाशक आयातक और निर्यातक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का फायदा मिलेगा और उन्हें NOC सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन मिल सकेगा। किसानों को PQMS पोर्टल के जरिए कीटनाशकों के संतुलित उपयोग की जानकारी मिलेगी। लॉन्चिंग के मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दोनों पोर्टल को तैयार करने के लिए मंत्रालय और सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस सहित सभी हितधारकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दृष्टि के अनुरूप इन पोर्टलों का निर्माण किया गया है। हमारे मंत्रालय और सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने मिलकर प्रधानमंत्री जी की दृष्टि और दृष्टिकोण इच्छा को ध्यान में रखते हुए CROP और PQMS दोनों पोर्टलों का आज शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं सभी संबंधित हितधारकों को भी सचिव कृषि और DG सेंटर फॉर गवर्नेंस के टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में अनेक सुधार करने की कोशिश कर रही है ताकि किसान आधुनिक तरीके से खेती कर सकें और उनकी आय में इजाफा हो सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर इस दिशा में अनेक कदम उठा रही है। पिछले दिनों अनेक रिफॉर्म करने की कोशिश की गई। अनेक योजनाओं के माध्यम से निवेश खेती के क्षेत्र में बढ़े, किसान की आमदनी बढ़े, किसान महंगी फसलों की ओर जाए, किसान ई-मार्केटिंग की ओर जाए, किसान को उसकी फसल के वाजिब दाम मिले। इसलिए जो सहूलियतें दी जा सकती हैं, जो योजनाएं बनाई जा सकती हैं, जहां टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है, इस दिशा में भारत सरकार ने अपने कदम राज्यों के साथ मिलकर बहुत तीव्रता के साथ बढ़ाए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियों और किसान की मेहनत ने कृषि उत्पादन की बम्पर पैदावार की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने खाद्यान्न की खरीद में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है और यही वजह है कि कृषि क्षेत्र प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सीना तान कर खड़ा हुआ है। किसानों के परिश्रम ने, सरकार की नीतियों ने कृषि उत्पाद के मामले में कोई भी कमी नहीं होने दी। किसान ने बम्पर पैदावार की। अपने वायदे के अनुसार 50% मुनाफा जोड़कर घोषित MSP पर सरकार ने खरीद में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और ऐसी विपदा के समय
किसान ने अगली फसल की तैयारी में भी कोई कंजूसी नहीं की और इसलिए आज हम देखते हैं कि कृषि का क्षेत्र एकदम सीना तानकर प्रतिकूल परिस्थिति में भी अच्छे से खड़ा हुआ है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वर्तमान युग की जरूरतों के अनुरूप परिवर्तन जरूरी है। उन्होंने कृषि कार्य, कृषि अनुसंधान, कृषि व्यवहार, कृषि उत्पाद के विपणन, कृषि के क्षेत्र में तकनीक के समर्थन को कृषि कार्यों से जोड़े जाने को वर्तमान युग की आवश्यकता बताया। वर्तमान युग के साथ अगर हम परिवर्तन अपने को नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान होगा। इसलिए कृषि कार्य हो, कृषि अनुसंधान हो, कृषि व्यवहार हो, कृषि उत्पाद का विपणन हो, कृषि के क्षेत्र में तकनीक का समर्थन हो, ये सब चीजों का समावेश कृषि के क्षेत्र में वर्तमान समय की आवश्यकता है। और केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई ड्रोन पॉलिसी के तहत कृषि मंत्रालय ने अपने क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए MOP जारी की है। मंत्री जी ने ड्रोन पॉलिसी भी घोषित की और उसी के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने क्षेत्र के व्यवहार के लिए SOP जारी किया। सबको अनुमतियां दी जा रही हैं। एक अच्छी स्कीम बनाई है और ड्रोन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की एजेंसियां, विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य निजी क्षेत्र के जो नौजवान इसमें रोजगार पा सकते हैं, उनको भी कैसे सुविधा दी जाए, इसके लिए पूरी पॉलिसी बनाई है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बनासकांठा जिले के दियोदर में मंगलवार को 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाए गए एक नए डेयरी परिसर और आलू प्रसंस्करण संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री यहां एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में गुजरात हमेशा से अग्रणी रहा है। बनासकांठा में किसानी और पशुपालन का पुराना इतिहास है। किसानों को और सशक्त बनाने, उनकी आमदनी बढ़ाने एवं दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को यहां बनास डेयरी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे, जिसे तकरीबन 600 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस नए संयंत्र में रोजाना 30 लाख लीटर दूध प्रोसेस किया जाएगा। यानी अगर बनास डेयरी की बात करें तो रोजाना अब 90 लाख लीटर दूध उत्पादन होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना है। उन्होंने जो वचन दिया था कि खेडूतों की आमदनी दुगना करनी है, और डेयरी माध्यम हो, प्राकृतिक खेती हो, जो भी हो, उसके माध्यम से आज खेडूत की आमदनी तय से निश्चित रूप से दुगनी होने जा रही है। अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात की जाए तो पूरे गुजरात के अंदर पर डे का मोर देन 2 करोड़ लाख लीटर दूध प्रोसेस होता है। सिर्फ बनासकांठा जिला की बात की जाए तो 60 लाख लीटर दूध यहाँ हो रहा है। अभी जो नए प्लांट जो PM साहब इनोग्रेशन करने जा रहे हैं, उसके साथ करीब 90 लाख लीटर दूध का प्रोडक्शन होगा। हरित क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत इस नए बनास डेयरी परिसर के अंदर प्रतिदिन लगभग 30 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण के अलावा 1 लाख लीटर आइसक्रीम, 20 टन संघनित दूध यानी खोया और 6 टन चॉकलेट का उत्पादन होगा। साथ ही कई टन बटर यानी मक्खन का भी उत्पादन किया जाएगा। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब हमारे जिले के किसानों की दूध की जो आय है वो 280 करोड़ के करीब थी पर मंथ, 280 करोड़। अभी 280 करोड़ में से बढ़कर 1000 करोड़ हुई है। हम 1 करोड़ लीटर पर डे का दूध का प्रोक्योरमेंट यहाँ के किसान करेंगे। दुग्ध उत्पादन के साथ साथ बनासकांठा में आलू का भी उत्पादन काफी होता है। इसी के मद्देनजर यहाँ पहली बार बनास डेयरी के अंदर आलू प्रसंस्करण संयंत्र भी लगाया गया है, जो किसानों से तो आलू खरीदेगा ही, साथ ही साथ आलू से बनने वाले विभिन्न उत्पादों का भी निर्माण करेगा, जैसे फ्रेंच फ्राइज, आलू चिप्स, आलू टिक्की, पेटीज इत्यादि। इन उत्पादों को न सिर्फ देश में बल्कि अन्य देशों में भी निर्यात किया जाएगा। साथ में इस बार यहाँ ऐसा भी हो रहा है कि भाई मोर देन 48 लाख टन
पोटैटो प्रोसेस होंगे। जो बनासकांठा एक पोटैटो का हब है, तो जितने भी खेडूत यहाँ पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, तो जितने भी पोटैटो होते हैं उसका बनास डेयरी कंजप्शन भी करेगी, साथ में फ्रूट अलग अलग प्रोसेसिंग भी होगा, जैसे कि फिंगर चिप्स है, आलू टिक्की है, आलू रोल है, ऐसे मोर देन 12 टाइप की प्रोडक्ट भी यहाँ पे प्रोसेस होगी। तो जो भी फार्मर्स यहाँ पे कुछ भी अगर प्रोसेसिंग करते हैं तो उसका प्लांट यहाँ बनास डेयरी ने काफ़ी लगा है। मोर देन 600 करोड़ का ये प्लांट लगा है, मोर देन 150 बीघा के अंदर ये प्लांट इम्प्लांट हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि 2.5 लाख से भी ज्यादा महिलाएं मौजूद रहेंगी। किस तरीके से गुजरात के अंदर जो है दुग्ध की क्रांति आई है, और अब जब ऐसे प्लांट की और शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री, तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा जो है महिलाएं, किसानों को होगा। न सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ेगी बल्कि उनकी आजीविका में भी एक नयापन आएगा, एक आत्मनिर्भर भारत बनेगा। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ अभिषेक सिंह, बनासकांठा, गुजरात। देश में पराली के विकल्प के तौर पर अब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 5 साल के शोध के बाद पूसा डिकम्पोजर तैयार कर इसका समाधान निकाल लिया है। जमीन से 7 अलग अलग फफूंदों से तैयार इस डिकम्पोजर का पराली के विकल्प के तौर पर कैसे उपयोग होगा, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह से। देश में पराली एक चुनौती बनी हुई थी और इससे निपटने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI ने पूसा डिकम्पोजर तैयार किया है। इससे पराली को डिकम्पोज करके खाद के रूप में तब्दील किया जाता है और एक बड़ी चुनौती थी, उससे समाधान निकालने की ओर इन्होंने महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। क्या है IARI का पूसा डिकम्पोजर, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूसा संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह। सर, जिस तरह से ये एक समस्या बनी हुई थी, सरकार इस पर लगातार चिंतन मनन करती है, आपको ये जिम्मेदारी मिली और आपने एक बखूबी इसको निभाते हुए एक बेहतरीन विकल्प तैयार किया है। पूसा डिकम्पोजर क्या है और इसका किसानों के संदर्भ में बात करें तो कितना फायदा हो सकता है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 5 वर्षों के शोध के बाद ज़मीन से 7 अलग अलग तरह के फफूंदों को निकाल करके, जिनके अंदर पराली को गलाने की, सड़ाने की क्षमता है, उनका एक मिश्रण तैयार किया गया है, जिसको हम पूसा डिकम्पोजर के नाम से जानते हैं। जब धान की कटाई कंबाइन के द्वारा की जाती है और कटाई के तुरंत बाद हम डिकम्पोजर का छिड़काव उसके ऊपर, एक घोल के रूप में आता है, इसका छिड़काव जब हम करते हैं और करने के बाद उसको रोटावेटर से ज़मीन में मिला करके सिंचाई कर देते हैं, तो इससे करीब 25 दिन के अंदर पराली पूरी तरह से गल जाती है और फिर खेत गेहूं की बुआई के लिए तैयार हो जाता है। अब देखिए, इसके बहुत सारे और फ़ायदे हैं। अगर आप 1 हेक्टेयर में मानकर चलें करीब 5 टन के आसपास पराली होती है, इसको अगर हम जलाते हैं तो 7 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर प्रदूषण होता है। तो पराली जब जलाई नहीं जाएगी तो ये प्रदूषण जो वातावरण में होता है वो बचेगा, जो धुंध बनती थी उससे हमको निजात मिलेगी। इसके अलावा जब ये पराली खेत के अंदर मिलाई जाएगी तो इससे ज़मीन के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसकी मात्रा में वृद्धि होगी और ज़मीन में पोषक तत्वों की मात्रा में भी वृद्धि होगी। व्यावसायिक स्तर पे कई कंपनियां भी इसको उपयोग में ले रही है, इसका प्रदर्शन भी किसानों के बीच हो रहा है, तो इसको किस तरह वो ले रही हैं और इसका प्रचार प्रसार करने की अगर बात करें तो कितना ज़रूरी है किसानों तक पहुँचना, क्योंकि उपयोग किसानों को करना है? जी, आपने सही कहा। तो हमने करीब एक तो बहुत बड़ी कंपनी जो UPL है उसके साथ हमने समझौता किया है और UPL के द्वारा व्यावसायिक स्तर पर इसका उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा 7-8 और छोटी छोटी कंपनियां हैं जो कि कैप्सूल के रूप में इसका निर्माण कर रही हैं और उनके द्वारा भी राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया जा रहा है। और प्रचार प्रसार निश्चित रूप से किसानों को जब इसकी जानकारी, इसके फ़ायदे की जानकारी अच्छी तरह से दी जाएगी तो किसान भाई इसको निश्चित रूप से अपनाएंगे। बहुत सारे किसान हम लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं, पूसा संस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, और इसके बहुत फ़ायदे वो खुद अनुभव कर रहे हैं। साथ ही साथ खेत में पराली गलाने के अलावे एक इसका दूसरा बहुत बड़ा उपयोग है कि आप अपने खेत से पराली को बाहर निकाल करके उस पराली से खाद भी तैयार कर सकते हैं और उस खाद को दोबारा फिर आप खेत में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह, जिनका माना कि लगातार 5 साल की अथक मेहनत और शोध के बाद पूसा डिकम्पोजर को तैयार किया गया है, जो न केवल आज पराली का बेहतर विकल्प बना है बल्कि पराली को अब खाद के रूप में उपयोग करने के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ाने का बेहतरीन माध्यम भी ले सकता है।
मेरे सहयोगी कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और देश के अधिकांश राज्यों में गेहूं एवं अन्य रबी फसलों की खरीद का काम शुरू हो गया है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने भी राज्य के किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए किसानों के ऑनलाइन पंजीकरण का कार्य भी शुरू किया जा चुका है। इस वर्ष राज्य में एक किसान अधिकतम 150 क्विंटल गेहूं बेच सकेगा। बिहार सरकार ने राज्य में रबी विपणन वर्ष 2022-23 किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। भारत सरकार के द्वारा रबी विपणन मौसम 2022-23 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिसमें अधिकतम नमी की मात्रा 14% है और राज्य में प्रत्येक रैयत किसान से अधिकतम 150 क्विंटल तथा गैर रैयत किसान से 50 क्विंटल गेहूं की खरीद की जाएगी। किसानों से खरीदे गए गेहूं का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में 48 घंटों के अंदर किया जाएगा। बिहार में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद को लेकर राज्य सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। किसान किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर दूरभाष संख्या इस पर कर सकते हैं 06122506 अथवा टोल फ्री नंबर है 1800-345-6290 पर संपर्क कर सकते हैं किसान। बेरोजगार युवाओं के लिए मत्स्य पालन व्यवसाय एक अच्छा विकल्प बनकर सामने आ रहा है। पढ़े लिखे और तकनीकी क्षेत्र में जानकारी रखने वाले युवा अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश बाराबंकी के रहने वाले संजीव सिंह लखनऊ के नामचीन मेडिकल कॉलेज में प्रबंधक की नौकरी छोड़कर MSc पास पत्नी संगीता के साथ मछली पालन का व्यवसाय शुरू किया और सालाना लगभग 15 लाख तक की आमदनी कर रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। ये हैं उत्तर प्रदेश बाराबंकी के रहने वाले संजीव सिंह, जो करीब 20 साल प्रबंधक की नौकरी करने के बाद अपना स्वयं का स्वरोजगार करने का सोचा और मत्स्य पालन विभाग से संपर्क कर केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी हासिल कर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का सहारा लिया। लाभार्थी संजीव ने 1 एकड़ में 50 लाख का RAS तकनीक से मछली पालन का प्रोजेक्ट लगाया, जिसमें 30 लाख का अनुदान केंद्र सरकार से मिला और 20 लाख का बैंक ऋण लेकर मछली पालन के व्यवसाय की शुरुआत की। प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि किसानों की आय दोगुनी की जाए। उसके तहत मैंने जो है बाराबंकी मत्स्य विभाग में संपर्क किया, जिससे वहाँ से हमें सहयोग से जो है हमारी पत्नी और मैं मिल करके जो है RAS सिस्टम जो है बृहद रिसर्कुलेटरी सिस्टम के तहत जो है मैंने यहाँ पे रेहरा मऊ बाराबंकी में स्थापित किया और सरकार से मुझे 60% 30 लाख रुपया जो है अनुदान के रूप में मिला और 20 लाख रुपया मैंने बैंक से लोन और अपना मिला करके जो है 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट डाला। मेरे साथ 5-6 वर्कर भी यहाँ अस्थायी रूप से रह रहे हैं और उनको रोज़गार मिला हुआ है और मुझे भी लगभग 12 से 15 लाख रुपया जो है इससे आय हो जा रही है। मत्स्य पालन व्यवसाय से लाखों की कमाई कर संजीव ने बाराबंकी जिले में अपनी एक अलग पहचान बनाई। संजीव के इस मछली पालन के व्यवसाय से क्षेत्र के दर्जनों बेरोजगारों को रोजगार भी मिला है। मैं घर बैठा था, दिल्ली बम्बई में गया, कहीं सक्सेस नहीं हुआ। मैं आया बाराबंकी में संजीव सिंह मत्स्य विभाग खोले थे, वहाँ पे हमको रोज़गार मिला और हमको कमाने का जरिया मिल गया। मैं यहीं पर 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे 12 से 15 हज़ार रुपये मिल रहा है सैलरी। मेरे साथ 4-5 वर्कर भी हैं, साथ में काम करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। तो संजीव भैया के यहाँ जो है यही मछली पालन में देख रेख कर रहा हूँ और 10-15 हज़ार रुपया तनख्वाह मिल जाता उनका। इससे जो है हमारा काम चलता, पड़ोस पे है ना, घर के घर भी है, कामों चला कर। जिला मत्स्य विकास अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जिले में काफी कारगर साबित हो रही है। बाराबंकी जिले में करीब 2 दर्जन से अधिक लोग RAS तकनीकी से मछली पालन कर लाखों की कमाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, वो हमारे जनपद में बहुत अच्छी तरह संचालित हो रही है और अभी जैसे आपने देखा संजीव जी का प्रोजेक्ट, तो इनको
पत्नी के नाम इनके प्रोजेक्ट दिया गया है और 30 लाख का अनुदान दिया गया है। ये इन्होंने जो शुरुआत किया, ऐसे हमारे करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों ने जनपद में शुरू किया है और ज़िले को ले लें तो करीब 238 लोगों ने इससे अलग हटकर कई योजनाओं में करीब 10 करोड़ अनुदान इस वर्ष हम लोगों ने किसानों को दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना किसानों की आय 2 गुनी करने की है, जिसको मछली पालन के व्यवसाय से पूरा किया जा सकता है। फिश फार्मिंग व्यवसाय में सफलता हासिल करने वाले संजीव जैसे हजारों युवा आज न सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं, बल्कि कई बेरोजगार लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया किसान रेल रेलवे की आय का बड़ा माध्यम बन गया है। विगत एक वित्तीय वर्ष में 193 मिल्क टैंक बरौनी से झारखंड एवं गुवाहाटी ले जाया गया है। इससे करीब 1 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि दुग्ध का परिवहन पहले केवल सड़क मार्ग से होता था, उसे भी अब रेल मार्ग द्वारा किया जा रहा है। पूर्व मध्य रेल द्वारा किसान रेल योजना के तहत बरौनी डेयरी से दूध का परिवहन टाटा, हटिया एवं कामाख्या के लिए शुरू की गई। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान 193 रेल मिल्क टैंक बुक किए गए, जिससे रेलवे की 95 लाख का माल भाड़ा राजस्व प्राप्त हुआ है। बिहार राज्य खाद्य निगम के खाद्यान्न खरीद एवं राज्य के भीतर 100% परिवहन रेलवे द्वारा किया जा रहा है। पोल्ट्री फीड के 19 मिनी रैक के परिवहन से 2 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। बीडीयू के प्रोएक्टिव अप्रोच से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पूर्व मध्य रेल को नई वस्तुओं स्टोन चिप्स, प्लाई ऐश, रेलवे मड, सैंड, पोल्ट्री फीड, मक्का, गेहूं, चावल, क्लिंकर के 3,951 रैक के परिवहन में 887 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ। और आइए देखते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। हिमाचल प्रदेश के मध्यवर्ती इलाकों में पछेती गेहूं की सिंचाई कर लें। सब्जियों और बागीचों में भी समय समय पर हल्का पानी देते रहें। फूल गोभी, टमाटर और शिमला मिर्च की नर्सरी भी इस समय किसान बो सकते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में सब्जियों और पछेती गेहूं में सिंचाई की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ के किसान सरसों, मटर और चने की कटाई जारी रखें। उड़द और मूंग की बुआई भी यहाँ के किसान अभी कर सकते हैं। उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाकों में रहने वाले किसान मसूर, चना, गेहूं और जौ की कटाई कर लें। सुबह के समय कटाई करना ज्यादा बेहतर रहेगा। बरसीम में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं की कटाई और बैंगन की रोपाई भी यहाँ के किसान इस समय कर सकते हैं। सब्जियों की भी हल्की सिंचाई करते रहें। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों में अगेती गेहूं की कटाई तुरंत कर लें। मूंग की बुआई पूरी कर लें और सरसों की कटाई जारी रखें। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी इलाकों में पछेती गेहूं, ग्रीष्मकालीन धान, ग्रीष्मकालीन उड़द और ग्रीष्मकालीन सब्जियों की सिंचाई का काम करते रहें। छत्तीसगढ़ के ही मैदानी हिस्सों में उड़द और मूंग की बुआई कर लें। साथ ही खेत में खड़ी भिंडी, तोरी, लौकी और तरबूज जैसी सब्जियों में हल्की सिंचाई करते रहें। गुजरात के उत्तरी सौराष्ट्र इलाके में सब्जियों और चारे की फसल में हल्का और बार बार पानी देते रहें। पानी सुबह या शाम के समय देना है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में ग्रीष्मकालीन मूंगफली, सब्जियों और बागों में सिंचाई करें। वहीं पश्चिमी विदर्भ में गेहूं की पक चुकी फसल काट लें। कटाई शाम के समय करनी है। विदर्भ में ही सुबह या शाम के समय मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, सब्जियों और बागों की सिंचाई करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, यानी ये सेगमेंट खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय गुजरात का दौरा करेंगे। शाम में प्रधानमंत्री गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का करेंगे दौरा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ 8 दिवसीय भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे। पीएम जगन्नाथ के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा। जगन्नाथ गुजरात के जामनगर में प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। मॉरिशस के प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान वाराणसी भी जाएंगे। सेना कमांडरों का 2 वार्षिक सम्मेलन आज से नई दिल्ली में 5 दिवसीय सम्मेलन के दौरान
भारतीय सेना के वरिष्ठ कमांडर सेना की ऑपरेशनल तैयारियों की करेंगे समीक्षा। साथ ही सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित पहलुओं पर भी करेंगे गहन चर्चा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश की जनता को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि भारत अपने विकास पथ के अहम पड़ाव पर है। पूरा देश आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के जहांगीरपुरी क्षेत्र में पथराव और आगजनी मामले में अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को ने वर्ष 1983 से हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाने की शुरुआत की थी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।